नमस्कार। अ, थोड़ी देर हो गई। आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी और हमारे सहयोगी वीरेंद्र भी आज ही आए हैं, तो हम जल्दी जल्दी अपनी बात को शुरू करते हैं। अ, देश इस समय बहुत ही अ, बुरे दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का जो युवा है जैसे कि खत्म सा हो गया है। जहाँ 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी हर साल, वो 15 लाख, तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 1 करोड़ की रफ्तार से छीना गया। ये वो देश है जिस देश में कोई आवाज नहीं पैदा हो रही। उसके कोरोना के संकट काल में लगभग 10 करोड़ मजदूर बहुत ही बुरे दौर से गुजरे, वो भी समस्या है। कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि चीन ने हॉट स्प्रिंग, गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो 3 जगहों पर कब्जा कर लिया है। अभी गलवान से 2 किलोमीटर हमारी सेना और 2 किलोमीटर भारत की सेना और चीन की सेना को पीछे हटने का, अर्थात चीन अभी भी 6 किलोमीटर हमारे सीमा में है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति हुई। और नेपाल ने ललबकैया नदी है जो चंपारण पर है, वहाँ बांध है, बांध की मरम्मत करने से रोक दिया। तो भारत की जो विदेश नीति और कमजोर, इतना कमजोर हुआ है, क्योंकि जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती वह देश ताकतवर नहीं हो सकता। चीन ताकतवर हुआ कि उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, लेकिन यहाँ जो भी हमारी अच्छी व्यवस्था थी उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी से और झूठ बोल बोल करके। तो और जो एक यहाँ पर आर्मी है जो दिखती नहीं है, वो नई आर्मी है। दुनिया में ऐसी कोई आर्मी नहीं होगी जो यहाँ पर आर्मी है। वो है आईटी सेल की आर्मी, भारतीय जनता पार्टी के एक आईटी सेल की आर्मी है, जिनका काम ही है गाली देना। कमेंट कहाँ, जिनका काम है गाली देना, माँ बहन की गाली देना, उनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता है। तो वो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का, और इस देश के जो लोग हैं वो उसको मानते भी हैं, सुनते भी हैं। और ज़्यादातर फैक्ट्रियां इस समय बंद हैं। जो किसानों का फसल की खरीद मिलना चाहिए थी, कि सरकार ने कहा था कि एमएसपी के द्वारा सबकी खरीदा जाएगा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और बड़े पूंजीपति अंबानी और अडानी ही इस देश में तरक्की कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि कैसे तरक्की कर रहे हैं? सब सब घाटे में हैं, ये कैसे तरक्की कर रहे हैं? लेकिन इस देश के लोग इन चीजों पर नहीं सोचते, वर्तमान के बारे में नहीं सोचते। या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो 2000 वर्ष की बात, 3000 वर्ष की बात करेंगे बेवकूफ बनाने के लिए आम जनता को, या स्वर्ग की बात करेंगे। ये परिस्थिति। और ये हम कह सकते हैं कि डार्क एज ऑफ इंडिपेंडेंस, डार्क ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और
कितना बुरे हालात हैं। और इस तरह से माहौल पैदा कर दिया है। जो जेएनयू में छात्र थे जामिया में, और पिंजरा तोड़ के इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अपने अधिकारों की, एनटीसीए की लड़ाई, मानवता की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनको जेल में बंद किया जाए, पकड़ पकड़ करके बंद कर दिया जाए। और वास्तव में जो आतंकवादी थे वो इस समय खुले घूम रहे हैं। विकास दुबे अगर पुलिस के ऊपर हाथ में डाला होता तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में एमएलए एमपी भी बनता। ऐसे लोग बनते हैं, चतुर जो हैं, बड़े बड़े माफिया जो, वो तो पुलिस के ऊपर हाथ नहीं डालते, वो जानते हैं। तो पुलिस तंत्र में हाथ डाल करके वो फंस गए, वरना तो अत्याचार करते रहते ही है। यूपी में होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। बड़े बड़े माफिया हैं, और इस लोकसभा में तो ज्यादा माफिया चुन करके आए हैं, अपराधी चुन के आए हैं जो ज्यादा ताकतवर है। ठेका वही वही लेते हैं। और बूथ कैप्चरिंग कराना, बूथ का मतलब है कि पैसा खर्च करना, राजनीति को कंट्रोल करना। और पिछड़े वर्ग के बारे में बोलूं कि ना बोलूं, मेरे समझ में नहीं आता कि अभी उनका मेडिकल में जो कोटा है वो खत्म हुआ, तो कहीं से भी पिछड़े वर्ग से आवाज नहीं उठी। जो पिछड़े वर्ग के युवा अध्यापक या बुद्धिजीवी समझदार भी हैं, आत्ममुग्ध हैं, खुद से प्रेम कर रहे हैं, खुद ही लगे रहते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लगे। अरे भाई, वहां आंदोलन तो है नहीं। जब मेडिकल में डेंटल में आरक्षण खत्म हुआ तो या तो तेजस्वी यादव के बोलने से असर पड़ता, या तो अखिलेश यादव से। आपके बोलने से तो असर पड़ेगा ही नहीं। बैकवर्ड में अभी कुछ इंडिविजुअल्स हैं, तो कम से कम जो दलित हैं उनके साथ में इकट्ठा होकर के लड़ना चाहिए। मुझे लगता है इनके अंदर भी ये कहीं ना कहीं दिमाग में घुसा है। कोई कोई जानबूझ बहुत सारे लोग जानबूझ करके भेदभाव जात पात नहीं करते, वो ऐसे वातावरण से निकल के आते हैं। हमने 28 जून को रैली करी, वो बैकवर्ड का हमने बड़ा मुद्दा उठाया, और उसमें बैकवर्ड के लोग नहीं जुड़े। अरे भाई, जितनी लड़ाई बैकवर्ड की लड़ी गई है सब तो एससी एसटी ने लड़ा, सिर्फ उकाश ने लड़ा है। 2006 में अर्जुन सिंह जी जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया, उसकी लड़ाई मेरे नेतृत्व में लड़ी। एक सुप्रीम कोर्ट में से अधिकार लिया गया मंडल कमीशन का, वो तो बीपी सिंह जी की सरकार जब अल्पमत में आई तो उनको ये बताया गया, और उसकी पूरी बैकग्राउंड की लड़ाई काशीराम जी ने लड़ी थी, तो उन्होंने लागू कर दिया। तो बैकवर्ड के अंदर कहीं ना कहीं कुछ इंडिविजुअल हैं, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, वो भी कम से कम अपने आत्ममुख मुग्ध और आत्म सुख, मानसिक सुख। अरे भाई, आपके प्रयास से कोई असर पड़े तो बताओ। एक बैकवर्ड की रैली मैंने देखा नहीं आरक्षण में, और कभी हमने धरना प्रदर्शन नहीं देखा। 27% का आरक्षण मिला है, आज तक उनको 8% तक उनको नहीं लागू हो पाया। वो तो दलित हैं, लड़ते रहते हैं, तो उनको भी मिलता रहता है। तो ये स्थिति है। और हमने जो वर्चुअल रैली करी थी 28 जून को, 32 लाख विभिन्न माध्यमों से हमें जुड़े थे। हमने 55 जूम कॉन्फ्रेंसेस करी थी। पूरा देश जुड़ गया है अब।
तो हम आह्वान करेंगे कि आप सब लोग जुड़ो। अभी हमने जो फैसला लिया है कि प्रदेश स्तर पर वर्चुअल रैली होगी। पहले हम लोगों की बात को बड़ा गंभीरता से लोग नहीं लेते थे, लेकिन अब जिस तरह से पटना से आवाज आ रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वर्चुअल रैली नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसका मतलब है हम तो बीजेपी से भी आगे रहे। हम तो अप्रैल में ही शुरू कर दिए थे, और बीजेपी ने वो तो 72,000 एलसीडी खरीद करके जगह जगह पर सर्वर के माध्यम से कनेक्ट करके तब लोग आके देखे। हमने तो मोबाइल पर दिखा दिया रैली, हमने लैपटॉप पर किया, कंप्यूटर पर किया, जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर दे सकते हैं उस पर किया। तो वर्चुअल रैली तो हमारी असली रही है, और यही वर्चुअल रैली और प्रदेश स्तर पर होनी है, जिले स्तर पर होनी है। तो जो लोग ये कहते थे कि ये क्या है, तो जो पीछे हट गया। अभी भी मैं एक साथी से बात कर रहा था गुजरात से, तो उन्होंने कहा कि मैं 70-80 किलोमीटर दूर पर हूं, घर जाके बात करूंगा। हम कहा वो जमाना चला गया भाई, तुम चाहे कार में बैठे रहो, चाय पी रहे हो, चाहे रास्ते में, वहीं से काम होगा। अब ये सब मोबाइल पर होगा, ऐप पर होगा, इंटरनेट पर होगा, फेसबुक पर होगा, ट्विटर पर होगा काम। तो पुराने जमाने में जो लोग जी रहे हैं वो निकले, पुराने जमाने में जो जी रहे हैं वो लोग निकले, और निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर खात्मा है। और जिस तरह से एमआईटी की रिपोर्ट आई है कि साल के अंत तक कोरोना के 1.5 लाख पेशेंट हो सकते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, तो आप कोई रैली वैली कर पाएंगे? अब इकट्ठा हो सकते हैं? ये तो कहिए कि परिसंघ ने एक लीड लिया, हमारे साथी ओम सुधा और विनोद कुमार और हमारे जो जितने प्रधान, ये दो लगातार लगे रहे, और जिसके वजह से एक नई चीज हमने किया, बस इसी के ऊपर स्टिक रही। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, जैसे पेट्रोल का है, डीजल का मुद्दा है, आप पब्लिक ओपिनियन बनाना, पब्लिक ओपिनियन बहुत बड़ी बात है। माना कि गोदी मीडिया बिक गई है, उसको हम तो नहीं कहते कि आप देखो, गोदी मीडिया देखना ही नहीं चाहिए, अखबार को पढ़ना ही नहीं चाहिए। इससे बुद्धि का विकास नहीं होता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जितना संदेश दे सकते हैं दो लोगों को, सब कुछ इंटरनेट पर है, और उस इंटरनेट पर देखा जा सकता सही खबर क्या है, गलत खबर क्या है। आधा घंटा 10 मिनट भी खबर करें, लोग करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं कुछ सवालों का जवाब दूंगा। एक ने कहा हिंदुओं में फूट डाल रहे। अरे हिंदुओं में अपने आप फूट है भाई, रोटी बेटी का संबंध कर दो, मैं कौन होता हूं फूट डालने वाला। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तो तुम्हारी शादी और तुम्हारे माँ बाप की शादी, तुम्हारे रिश्तेदार की शादी क्या गैर जाति में हो गया? एकाक को छोड़ करके एकाक अपवाद को छोड़ करके, तो इससे अपवाद को छोड़ करके लोग तो शादी घर में करते हैं। अब जाति का गुंडा जाति का नायक होता है, दूसरे के लिए खलनायक होता है। वो अलग बात है कि अगर विकास दुबे पुलिस पर हाथ न डालता तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, एमपी एमएलए बन जाता। तो जो चतुर गुंडे हैं, माफिया हैं, पुलिस के ऊपर हाथ नहीं डालते। बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर हाथ डालते हैं, लूटते हैं, पाटते हैं। तो वरना जाति का जो गुंडा होता, अपराधी होता, उस जाति का नायक होता है।
दूसरों के लिए खलनायक होता है। तो ये हिंदू एकता है जो कह रहे हैं। और ये जो भारत माता की नारा देते हैं, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत माता भारत के लोग हैं। जब भारत के लोग के साथ में दुर्व्यवहार होगा, भेदभाव होगा, अभाव में रखा जाएगा, उत्पीड़न होगा, तो जय जमीन का नहीं होता है, या हमारी क्षेत्रफल जो सीमा है, भारत की सीमा है, उसका जय नहीं होता, पृथ्वी और जल का नहीं होता, इंसानों का होता है। तो भारत के लोगों को जिंदाबाद। तो जब भारत के लोगों का जिंदाबाद है, भारत माँ की जिंदाबाद वालों की मैं कह रहा हूं, जो भारत माँ की जिंदाबाद का जो नारे देखते हैं, तो उन्हें अगल बगल में देखना चाहिए कि भारत माँ के जो सपूत हैं, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, महिलाएं हैं, सबके साथ में उनका नजरिया ठीक है, व्यवहार ठीक है, क्या उनको मौका दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, तभी तो जय होगा। नारों से जय नहीं होता, और नारों से जय नहीं होता। नारे इसलिए लगाते हैं कि ताकि लोग भावुक होकर के उनके साथ भी जुड़ जाएं और बेवकूफ बनते रहें। तो मैं भारत माता की जो जय बोलने वाले हैं उनसे पूछता हूं कि उनकी क्या अवधारणा है। थल, जल, या भारत की सीमा, वायु, पाताल और आसमान, क्या ये है भारत माता? कि भारत में रह रहे जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उनका जय होता है कि मिट्टी का जय होता है कि जल का जय होता है? जो बड़े भाव भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो उनसे पूछा जाए कि उनके भारत माता के जय में महिला भी है, आदिवासी हैं, गरीब हैं, दलित हैं, न्याय उनको मिला है? तो ये इस पर विचार करने की बात है, सोच करने की बात है। तो ये है हमारी बातें। मैं अब सवालों का जवाब देना चाहूंगा। आज बहुत कम समय में हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। कल से हमारी जूम कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। हमारे साथी उत्पल कुलकर्णी और वहाँ अमृतराज हैं। ये हमारे विनोद जी ने कहा कि उदित राज जी व परिसंघ इनकी महान संस्कृति को बदलने के लिए देश हित मर कार्य रहे हैं। इस महान संस्कृति ने गरीबी, शिक्षा और देश को गुलाम बना के रखा। विनोद कुमार जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं। तो ये जो हमेशा कहते हैं कि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, तो हमारी विरासत, हमारी संस्कृति में मैं तो यही जानता हूं भैया, शूद्र ऋषि का गर्दन काटा गया था। शूद्र, गवार, ढोल, पसनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं इंडस सिविलाइजेशन को जानता हूं, जिसमें अवशेष मिले हैं, आर्टिफैक्ट मिले हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जहां एक समान समाज था। बाकी तो चाहे वेद में देखा जाए तो वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर शूद्र उच्चारण करता है वेद का या पढ़ता लिखता है तो उसके कान में शीशा, उसके आँख को फोड़ देना चाहिए। उच्चारण करता है जीभ काट देना चाहिए, और सुनता है तो पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। तो यही संस्कृति रही है, ऊंच नीच की, छुआछूत की। अगर महान संस्कृति होती और समतामूलक होती और वैचारिक होती, तर्कसंगत होती, वैज्ञानिक होती, तो कुछ न कुछ हमारे यहाँ भी इन्वेंशन होता,
आप कम से कम 1500 मेडिसिन हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन है, जिसमें एक का भी खोज भारत में नहीं हुआ है। ये रामदेव जी का जो चेला है बालकृष्ण, जब हार्ट अटैक आया या उनको हाइपरटेंशन हुआ तो वहाँ ऋषिकेश के एम्स में भर्ती हुए थे और ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो दूसरी बात है, ये कहते हैं गोरा लेके भाग गया। अरे भाई, एक समय में साउथ कोरिया, सिंगापुर, चीन और तमाम देशों के बराबर हम खड़े हुए थे। तो क्या चाहिए? इंसान चाहिए किसी देश के विकास के लिए। जापान के पास तो धरती भी नहीं है, 80% उसका धरती पहाड़ी है, ककरीली है, और वहां पर तो अर्थक्वेक होता आता है, लेकिन कितना तरक्की किया उसने। तो ये जो लोग कहते हैं हमारी संस्कृति, तो संस्कृति भेदभाव की, छुआछूत की, ऊंच नीच की, औरतों के चरित्र का परीक्षा, मर्द की परीक्षा नहीं से अभी एक रोहित कुमार ने कहा, रोहित जी धन्यवाद। हम लोग तो ये तो संग और रोहित जी, इस बात को तो आपने बड़ा सही उठाया है कि भावनात्मक बात, सत्ता और सत्ता की प्राप्ति के लिए तैयारी करना, उसके लिए सहयोग लेना, पैसा लेना, धरना प्रदर्शन करना और कह देना इंतजार जब सत्ता में आएंगे तो सब ठीक होगा, चाहे मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए, घर जला दिए जाए, नौकरियां खत्म हो जाए, डिमोशन कर दिया जाए, विजिलेंस केसेस लग जाए, और आर्थिक जो इतनी योजनाएं हैं सरकार की वो लागू ना हो, स्कॉलरशिप न बढ़े, हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं हो पा रही हैं, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा अब दूर हो गई है, न्यायपालिका से अन्याय हो रहा है। सबका एक जवाब, एक भावनात्मक नारा दे दिया। उसका जवाब एक है कि सत्ता जब आएगी तब सब मिलेगा, और तब तक 2/3 चला गया। परिषद ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने कभी इस चीज को नहीं माना। हम तो 97 में जब हमने परिसंघ बनाया था तो 5 आरक्षण विरोधी आदेशों के खिलाफ हमने आंदोलन चलाए थे, और आंदोलन चला करके 3 संवैधानिक संशोधन करा करके आरक्षण हमने बचाया है। लेकिन समाज, जो भावुक लोग हैं, हमें नहीं समझ पाए। हमने बचाया, परिसंघ ने बचाया है। पदोन्नति में आरक्षण की लड़ाई हमने जीता, सुप्रीम कोर्ट से बंद हो रहा था। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए बिल संसद में जाके हमने पेश किया। 131 सांसद हैं, 1 साल बीत गया है, 4 साल और इंतजार करना, कोई बोलने वाला नहीं है। पिछले बार संसद में केवल मैं बोलता था। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम हमने बचाया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमें याचिका फाइल करके हमने बचाया था। हमने लोकपाल बिल में आरक्षण कराया। हमने इस देश में समता मूलक समाज को कायम करने के लिए बौद्ध धर्म अभियान चलाया। ये सुश्री मायावती हैं, पासवान जी हैं, क्या ये दूसरा अंबेडकर बनना चाहती हैं कि पूरे बुढ़ापा में पूरा रिसर्च कर रहे हैं, फिर कोई और धर्म अपनाना चाहते हैं? इनको तो शुरू में कर लेना चाहिए। जब आरक्षण शुरू से फायदा ले रहे हो तो बौद्ध धर्म भी शुरू से कर देना चाहिए। ये कहां से अम्बेडकरवादी है? कुछ जाति का मिक्सर, कुछ अम्बेडकर का, कुछ मनुवादियों को गाली दे करके, कुछ भावुक बना करके, वो सब मिला जुला करके एक भावनात्मक नारा दिया, एक आकर्षक लक्ष्य दिखाया, और समाज चल पड़ा। और अभी कुछ लोग और लगे हैं कि लाठी डंडे की लड़ाई से अधिकार नहीं मिलता।
वो बुद्धि भी चाहिए, लाठी डंडा भी चाहिए, और लाठी डंडा मुद्दों पर होना चाहिए, भावनात्मक मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में चलो, रिजर्वेशन के लिए चलो लाठी डंडा लेकर, वहां भावना पैदा करो ना भाई। ये अभी जो कोल खदान सारा बेचा जा रहा है, आदिवासी लोग सब बर्बाद हो रहे हैं, उसके लिए खड़ा हो जाओ। और डिफेंस सेक्टर, एयरपोर्ट सेक्टर, सारा ये सब निजीकरण हो रहा है, उसका खड़ा हो जाओ। 151 ट्रेनों का निजीकरण हुआ है, उसके लिए कहाँ गए? वो नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? कुछ लोगों को बुला के जंतर मंतर पर या कहीं कोई घटना हो जाए। देखिए, मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, उत्पीड़न 150 वर्ष तक खत्म नहीं होगा। उत्पीड़न खत्म करने के लिए समाज के लोगों को संसाधनों में भागीदारी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब सशक्त होंगे, साधन युक्त होंगे, तभी होगा। हमारे लोग सारा ऊर्जा वहीं लगा देते हैं कभी कभी, वो भी लड़ना चाहिए। तो यही हमारा आप लोगों से कहना है। थैंक यू। बालाजी का भी है। बालाजी, आपके बगैर सहयोग से नहीं हो सकता, अकेले क्या हो सकता है। कटारिया जी, धन्यवाद आपका भी। और राजू बबू जी, आपका भी धन्यवाद। और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? कौन सा मोबाइल है यार? हमारा वाला उसको लगाना चाहिए, हमारा वाला कहाँ ये? हाँ, पंडालिया जी। हाँ, वो आपके यहाँ आंसू पंडालिया जी, मतन लाल जी हैं, और टमटा जी, आप लोग बैठ करके पहले एक वर्चुअल रैली कर लो उस पर। फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं इंदिरा जयसिंह जी से मेरी बातचीत हुई है, फिर हम एक जूम कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबको वो बताएंगे, वो ईमानदार एडवोकेट हैं, लड़ती रहती हैं, तो उसके ऊपर तो पूरी हमारी नज़र है। लेकिन आप धीरे धीरे जल्दी से आप उत्तराखंड को तैयार कर लो। हम्म। Mr. Hemant Kumar Baidi, I agree with you. Uh, but what to do? OBC people do not join us. हम क्या करें? मानक्या जी धन्यवाद। नहीं, मानक्या प्रभा जी, तो हम क्या करें? ओबीसी जी साथ तो दें। हमने 2006 में ओबीसी को जब उच्च शिक्षण संस्थानों में in higher education when reservation was given to OBC, say in engineering and medical colleges, and then RSS through backdoor started opposing it, and it is me who called several caste-based, backward caste-based organization, asked that why you people are not uh, taking up this issue, and um, leaders like Mulayam Singh, other backward, nowhere anybody was seen, and then they elected me their uh, leader. I fought for them. So what to do? ब्राह्मण ने धर्म के नाम पर लोगों को भावुक बनाकर भारत को बर्बाद किया। क्या हम बिना अधिकार के केवल सत्ता मनुवाद के खिलाफ लच्छेदार भाषण देकर समाज को भावुक बना रहे हैं? ब्राह्मण इन नेताओं में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भावुक बनाए चाहे हमारा आदमी, चाहे भावुक बनाए दूसरा, है मतलब वही कि उसमें जो धर्म का आड़ लिया, उसमें भावना भी है, डर भी है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो अगले जीवन के अंदर अगला जीवन खराब हो जाएगा, कुत्ते बिल्ली के रूप में पैदा होगे, नरक में जाओगे। तो एक तो भय,
और दूसरा स्वर्ग का लालच। ये चीजें देखी गई नहीं है, लेकिन इसी में फंसाया गया है। और यही हालत है हमारा कि सत्ता प्राप्ति करने का, वो भी एक तरह से यही है, स्वर्ग वाला सपना दिखाने वाला है। जो है वो चला जा रहा है, उसके ऊपर कोई फिक्र नहीं है। तो आप विनोद कुमार जी, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ओबीसी समाज ऑल इंडिया परिसंघ किस तरह से साथ नहीं देता, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। व्हाट टू डू, वो साथ नहीं देते। वहां भी कुछ तो आते नहीं, अपना फेसबुकिया बन गए हैं, ट्विटर वाले बन गए। हमने देखा 28 नवंबर को कई ओबीसी के जो यूट्यूब चलाते हैं या कुछ एक्टिविस्ट हैं, उनका रिस्पांस नहीं था। और मुस्लिम समाज का तो पूछना ही क्या है। मुस्लिम समाज तो अपने अधिकारों के लिए कभी आया ही नहीं। उसके चाहे रोजी है, रोटी है, शिक्षा में उसकी भागीदारी है, उत्पीड़न का मामला है, सामाजिक रूप से कभी, राजनीतिक रूप से भी कभी नहीं आया। तो वो हमारा साथ क्या देना चाहता है। अब कोई सवाल आए तो बंद करते हैं। संतोलिया जी, आप वास्तविक राष्ट्रीय जागृति सभी वर्गों समाज के लिए प्रयासरत हैं। दीपचंद संतोलिया जी, आप लोग अपना नंबर लिख दो, यहाँ पर नंबर तो रह जाता है। हाँ सर, आप लोग अपना टेलीफोन नंबर लिख दीजिए। जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए इसमें, जो कमेंट बॉक्स में जा करके, और इसको शेयर करते जाइए। गीतांजलि जी तो शेयर कर रही, पता नहीं और लोग भी शेयर कर रहे होंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर किया जा सकता है, वो शेयर करते जाएं। और कोई सवाल करना चाहे तो हाँ? खत्म करें। साथियों, इसी के साथ अगर कोई सवाल अभी पूछना है तो अंत में एक सवाल पूछ सकते हैं। ने हमें सत्ता प्राप्त करने की ही पड़ेगा, ब्राह्मण बनिया समाज सत्ता। अरे भाई सुन तो लो पहले। जातियां टूट रही हैं कि बढ़ रही हैं? दलित है तो एक, ब्राह्मण और बनिया और ठाकुर को सभी लोग नेता मानते हैं, वो 100% के नेता हैं। और बैकवर्ड जो है अपने जाति का नेता है, जो बड़ी जाति है। और दलित जो है 16% का नेता है, 16% में भी जातिवाद है। तो सत्ता प्राप्ति की लड़ाई तो लड़ो, लेकिन जो कुछ है वो तो कम से कम खत्म न होने दो। उसके लिए तो सड़क पर आओ। यही कहते कहते तो हुआ। और बिना सत्ता प्राप्ति के, या जो सत्ता प्राप्त करने वाली जो संगठन नहीं था, उनके द्वारा अभी तक 30-40 साल में क्या मिला है? मैं मानता हूं कि जागृति हुई है, मैं भी मानता हूं, लेकिन जागृति का परिणति दिखना चाहिए जमीन पर। बड़े व्यापारी ठेकेदार दिखे, बड़े राइटर दिखे, मीडिया हाउसेस दिखे, एकता दिखे, दुकानदार दिखे, आर्टिस्ट दिखे, राइटर दिखे, अपनी संस्थाएं खड़ा करने वाले, तो तब तो पता लगेगा कि हाँ, यह वास्तव में ही सही जागरण था। वो भी नहीं हो पाया, और अधिकार भी चला गया। किसके चक्कर में? इसी में। और स्कॉलरशिप है, हॉस्टल फैसिलिटीज है, रिजर्वेशन प्रमोशन है, पदोन्नति में आरक्षण है, डी रिजर्वेशन बंद करना या रिजर्वेशन लागू करना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खड़ा करना, और सरकार की कंपनियां खड़ा करना, और आपका स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, कर्ज, लोन आदि, कोटा, चाहे पेट्रोल, डीजल, राशन, इस सब, और वो जमीन जमीन भूमिहीनों को जमीन देना, ये किसने दिया? ये बहुजन आंदोलन की देन है, जिसकी वजह से हमें
हम यहाँ आए और सोच बनी। अरे जरा दिमाग खोल लिया जाए। ये नहीं कि मैं कांग्रेस में ही उस बात को कह रहा हूं, ये सब कांग्रेस की देन है। और जो लोग कहते हैं हम संविधान है, संविधान है, यही संविधान है 2014 से लागू नहीं कर रहे हैं मोदी जी, खत्म कर दिया। संविधान तुम्हारा पड़ा ही रहेगा लागू न हो। संविधान है, संविधान है, संविधान नहीं लागू किया, 4 साल हो गए संविधान नहीं लागू किया, जो भी था सब उड़ रहा, क्या कर लिया। तो धरातल पे रहना चाहिए, व्यवहारिकता में रहना चाहिए, मानसिक ईमानदारी ही भी बरतना चाहिए। अगर दुश्मन भी हमारी मदद करे तो उसके बारे में भी अच्छे शब्द बोलना चाहिए। खराब है तो खराब, अच्छा है तो अच्छा। तो ये जो हमेशा एक बात करना कि सत्ता में भागीदारी, सत्ता में भागीदारी, तो तो ये सपना मतलब है कि सपना के समान है। कल 9 बजे गुजरात के परिसंघ का और एक्टिविस्ट का उत्पल कुलकर्णी जी हैं, संदीप परमार हैं, अमृत हैं, इन सब जूम कॉन्फ्रेंस होगी। इन्हीं के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आप अपना नंबर यहाँ छोड़ जाएं कमेंट बॉक्स में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ज़्यादा लोग नहीं